अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके पास पेपर्स देखे हैं जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसके सेलियंट फीचर्स पे बात करें, और एक दो दफ़ा सवाल आया है कि आप इसकी इस्लामिक प्रोविजंस के बारे में बात करें। बट आई मस्ट सजेस्ट कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँ वो आपने सब करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कवर एवरी डिमेंशन ऑफ ईच टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम जो चीज़ें करेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपने करनी है लाजमी। तो ये नोट्स हैं, आपके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पहली दफ़ा आई है, तो वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं ये जो नोट्स होंगे ये लिंक लॉक्ड होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर द पासवर्ड ऑफ द लिंक। तो जब वो आप पासवर्ड लगाएंगे तो पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने नोट्स खुल के आ जाएंगे, आप वहां से ब्रीफली रीड कर सकते हैं। फिर बाद में अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए, आपने चीज़ों को समझना है, आपने टॉपिक्स को क्लियर करना है, पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं, और फिर एट द एंड मैं आपको बताऊंगी आपने क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपके पेपर के अंदर 9 to 10 पेजेस इजीली हो जाए। और 9 to 10 पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सारे इतने पेजेस लिख सको, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप 9 से 10 पेजेस लिखना चाहते हैं तो इसी टॉपिक को आप किस तरह से लिख सकते हो। आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन आपसे सेलिएंट फीचर का और इस्लामिक प्रोविजन से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में इन्हीं दो से रिलेटेड पूछा गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछ लेता है राइट अ नोट ऑन कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो फिर आप किस तरह से लोगे। अगर सेलिएंट फीचर से भी है तो भी आप इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की हेडिंग ज़रूर दोगे। ठीक है, जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करोगे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक प्रेजेंटेबल लुक नहीं देगा। सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंदर आपका इंट्रोडक्शन की हेडिंग को डिस्कस करना है। बैकग्राउंड देखेंगे हम, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे उससे पहले का बैकग्राउंड क्या है उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेलिएंट फीचर्स जो ये डिटेल के अंदर है आपके पास, सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर हमने कंपाइल अप किया है इस्लामिक प्रोविजंस एंड द रोल ऑफ इस्लाम इन द स्टेट, हम इसको कवर करेंगे। और फिर कुछ की इंस्टीट्यूशन है आपके और उनके रोल्स को डिस्कशन होगी। और फिर हमारे पास ये बहुत अमेंडमेंट जो इसके अंदर है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन थोड़ा चार्मिंग सा लगे तो इसको मस्ट लिखिएगा। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज, और एट द एंड हम हमेशा हर वीडियो की तरह कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। अब आपको पता चल गया है कि आपकी वीडियो होने क्या वाली है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना है क्या उसको डिस्कस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है क्या, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करोगे, सेलिएंट फीचर और इस्लामिक प्रोविजन को डिस्कस करोगे, अमेंडमेंट्स जो भी हुई हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा देखोगे, क्रिटिसिज्म और जो चैलेंजेस अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेस करना पड़े उसको हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड आपके पास हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो फिर ये आपका किस तरह से 10 पेजेस में कन्वर्ट होगा ये हम एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिटेल में अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले, अब जब पाकिस्तान जो कि साउथ एशिया के अंदर लोकेट करता है, 1947 के अंदर आज़ादी मिली। अब ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो सेपरेट नेशन के अंदर क्रिएट हुआ। दो सेपरेट नेशन, दो मुल्क बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान जो था वो मुस्लिम्स का घर था, जबकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बनी जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट कौन सी होती है? सेकुलर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करती, यानी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल मज़हब नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, लेकिन हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट बनी जिसमें कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं था, हर कोई अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकता था। और ना ही उनके अंदर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की है उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसका कहा जाए कि वो उसको इस्लामिक मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हो, वो चीज़ नहीं थी। तो ये था आपका सेकुलर स्टेट।
अब क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान आज़ादी मिली, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़े, गवर्नेंस के हिसाब से, लोगों के राइट्स के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से, तो फिर एक ना सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होता क्या है, बेसिकली ये आपके पास फ्रेमवर्क है ना, जैसे ये आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अंदर रूल्स लिखे हैं बहुत सारे हर चीज़ के लिए, ऐसे गवर्नमेंट किस तरह गवर्न करेगी कंट्री को, लोग किस तरह बिहेव करेंगे, उनकी राइट्स ड्यूटीज़ क्या, ये सारे लिखे गए होते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट सा होता है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान को स्टार्ट में बहुत सारे मसाइल का सामना था, जिस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। वो वीडियो भी, उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बैकग्राउंड और प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा की बात करें, तो ज़ाहिर है आज़ादी मिलने से पहले बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ब्रिटिश इंडिया जिसे बोला जाता है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई। जैसे मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आई थी 1999 के अंदर, 1919 के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। तो ये सारे जो ये रिफॉर्म्स और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इन्होंने कहीं न कहीं एक रास्ता बनाया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पता चला कि उन्होंने किस तरह से अपने लॉज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है आज़ादी लेने के बाद। अब क्योंकि पाकिस्तान एक हिस्टोरिक, पाकिस्तान की क्रिएशन ही एक हिस्टोरिक मूवमेंट था पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, लेकिन बहुत सारी अपने साथ ये डिफ़िकल्टीज़ लेके आया। अपने आने वाले चैलेंजेस को किस तरह से डील करना है, गवर्नेंस किस तरह से देखनी है, इकोनॉमी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, डिफरेंट जो लोगों के अंदर रीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको यूनिफ़ाई किस तरह से करना है। तो इसके लिए पहले तो था आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन 1956 आया, जिसको बाद में चेंज किया गया और बाद में वो ख़त्म हुआ। उसकी जगह फिर 1973 जो है वो आपके पास आया। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत ज़्यादा फेस की। 1958 के अंदर जनरल अयूब खान ने मिलिट्री coup के थ्रू मुल्क का जो है वो कब्ज़ा कर लिया। अब मिलिट्री coup क्या होता है कि जब मिलिट्री आपकी फोर्सफुली गवर्नमेंट के ऊपर कब्ज़ा कर ले और सारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिर ख़त्म हो जाता है, सब कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं रहता, फिर मिलिट्री का रूल होता है, फिर आपकी गवर्नेंस ख़त्म हो जाती है। ये बेसिकली आपकी डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने वाली बात होती है, ठीक है। उसमें उसने जनरल अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसने प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। और फिर जब ये हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, ज़ाहिर है लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया था कि इसके अंदर कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये अभी तक आपने अपना इंट्रोडक्शन कवर किया है। ये ज़रूर आपने चीज़ें लिखनी है, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आपने ज़रूर लिखने हैं। ये बेशक आप जो हेडिंग्स हैं उनको रट लो, इनको ऐसे ही लिख लो और आपके पास काफ़ी मटेरियल आ जाएगा। दूसरी चीज़, हम बैकग्राउंड भी देख लिया, इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अभी हम अपनी थर्ड आउटलाइन की तरफ जा रहे हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, बहुत चांसेस हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सेलिएंट फीचर का ही पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोडक्शन मतलब हम जब किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं हम जो लिखने जा रहे हैं, उसके गोल्स क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स होंगे। तो ये सारे गोल्स वगैरह और एम आप कंट्री के लिए, प्रीएम्बल जो है वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर गोल्स और कंट्री के क्या-क्या गोल्स हैं उनको डिस्कस किया गया। जैसे डेमोक्रेसी के क्या राइट्स और प्रिंसिपल्स होंगे, इक्वलिटी के, सोशल जस्टिस के, जो पाकिस्तान चाहता है कि वो ये सब अचीव करे। डेमोक्रेसी क्या है कि आपकी जो लोग गवर्नमेंट के अंदर आए वो लोगों की मर्जी से आए, फॉर एग्जाम्पल लोगों की राय से, वोटिंग के थ्रू आए। इस तरह से इक्वलिटी क्रिएट होगी, सोशल जस्टिस आएगा। फेडरल स्ट्रक्चर, एक फेडरल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, जहाँ पर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो डिवाइड होगी। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं वो आपको बता दूँ, आप वो पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो टू एलेबोरेट योर एक्सप्लेनेशन।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो गवर्नमेंट आपकी नेशनल लेवल के मैटर्स को ट्रीट करेगी। जैसे आपका नेशनल लेवल है डिफेंस, डिफेंस के रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, आप इंटरनेशनल लेवल पर सारी कंट्री इफेक्ट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे इश्यूज को देखती है। इसके आप अगर हेड की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। अब हर प्रोविंस, हर सूबे की अलग से गवर्नमेंट है, जैसे सिंध की अलग से है, पंजाब की अलग से है। तो इसी तरह हर जो आपके पास सूबा है उसकी अलग गवर्नमेंट होती है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब हर सूबे की गवर्नमेंट का काम है वो अपने सूबे के अंदर एजुकेशन को देखे, हेल्थ को देखे, एजुकेशन, हेल्थ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को जो है वो नज़र में रखे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी किस चीज़ को देख रही है, नेशनल लेवल पे जो इतने मैटर्स हैं उनको डील कर रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आपके जो भी काम को डील कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट जो भी काम को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल आपके सूबों की जो गवर्नमेंट है वो आपकी प्रोविंसेस में आ रही है और वो किन किन चीज़ों को डील कर रही है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आई होप सो क्लियर हो गया है। फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपकी क्लियर हो गया। अब थर्ड, फंडामेंटल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि सबको बेसिक राइट्स जो है वो सबको मिले, फ्रीडम मिले, बेसिकली सबको इक्वलिटी है सबके लिए, सबको बोलने, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप कोई चीज़ चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की आज़ादी हो। अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसके अगेंस्ट शहरियों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामिक प्रोविजंस एंड द रोल ऑफ इस्लाम इन द स्टेट। अब इसमें बेसिकली बात की गई, जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया वो था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और डिफरेंट प्रोविजंस हैं इसके अंदर, डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इस्लाम से रिलेटेड है। जैसे इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ को डिक्लेयर करता है कि इस्लाम जो है वो स्टेट का रिलीजन है। जैसे हमने सेकुलर स्टेट ऊपर पढ़ा है ना, कि सेकुलर स्टेट और वो उसमें गवर्नमेंट का कोई रीजन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है। और ये इस चीज़ को शो करता है कि इस्लाम की हमारे मुल्क के अंदर कितनी अहमियत है और हमारे मुल्क की जो आइडेंटिटी है वो इस्लाम है। अब अगर हम देखें तो हमने ये इम्प्लीकेशंस तो की, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट किए इसने माइनॉरिटी के राइट्स के लिए। ठीक है, लेकिन उनके राइट के बारे में भी इनके अंदर जो है वो बात की गई। फिर उसके बाद है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और इसके सारे जितने भी कंट्री के रूल्स होंगे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंडर काम करेंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक होंगे। इस्लामाइजेशन मेजर्स ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रिजीम्स। अब देखो, जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर बहुत सारे इस्लामाइजेशन मेजर्स किए गए, यानी ज़ियाउल हक साहब की आई गेस मे बी मेरी डेट में थोड़ी सी गलती हो, लेकिन उनकी कहा जाता है कि वो 1976 से 1988 तक जो है उन्होंने भी मिलिट्री के थ्रू मुल्क के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया था। फिर उन्होंने बहुत सारी एक इस्लामाइजेशन मेजर्स लेके आए ताकि मुल्क के अंदर जो है वो आपकी वो लेके आया जा सके एक इस्लाम के मुताबिक। तो बहुत सारी उनकी मेजर्स थी जिनके मुताबिक उन्होंने जो है वो, जैसे एक आप मेरे जहन में नाम आ रहा है ब्लास्फेमी लॉ, मैं उसका आपको बेशक नीचे बता भी दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप उन इस्लामाइजेशन मेजर्स को देख सकते हो या गूगल पर भी सर्च करके बहुत सारी आपकी मिल जाएंगी। और उन्होंने फिर लीगल सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया ब्लास्फेमी लॉज, मतलब उन्होंने ऐसे लॉज रखे थे ताकि जिसके अंदर जो कोई क्राइम करता है तो उनकी कौन कौन सी, अगर ब्लास्फेमी का क्राइम करता है, ब्लास्फेमी होता है कुफर, तो वो उससे रिलेटेड उन्होंने क्राइम की। इसी तरह बहुत सारी ऐसी थी कि उन्होंने इस्लाम के मुताबिक जो भी सजाएं रखी कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा कोई जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा क्या दी जाएगी, और ये इस्लाम में जो चीज़ बताई गई थी उसके मुताबिक उसने सजाएं रखी। तो कंसर्न अगर हम इससे बात करें तो उसका कंसर्न यही है कि माइनॉरिटी को आप किस तरह से ट्रीट करोगे, उनके ऊपर आप कौन सा कानून लागू करोगे।
अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप की भी बात की गई कि आपकी किस सिटीजनशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई कि डिफरेंट प्रेसिडेंट की कौन सी पावर होगी, प्राइम मिनिस्टर की कौन सी पावर होगी, पार्लियामेंट की क्या पावर होगी, जुडिशरी की क्या पावर होगी। डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट पावर्स को डिवीजन उनकी की गई। की इंस्टीट्यूशन आपके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आपके सेरेमोनियल हेड होंगे स्टेट के, और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं नेशनल असेंबली को, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हेड होंगे, ठीक है। पॉलिसीज को वो फार्मूलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर, और डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करेंगे। पार्लियामेंट उसके बाद आपके पास आ जाता है। पार्लियामेंट में आपके लॉज और 2 हाउसेज हैं, द नेशनल असेंबली एंड सेनेट, और इनके मुताबिक जो है वो पावर्स को इनके अंदर डिवाइड किया गया। जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट आप इंटरप्रेट करेंगे लॉज को, जो भी आप मुल्क के अंदर इन्फोर्स करा रहे हो उन लॉज को इंटरप्रेट करोगे। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी कंसीडर की गई कि अगर कोई छोटे मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर कोर्ट के अंदर आपने कोई केस रखा है और वहाँ पर आप आपको लग रहा है कि ये जो आपका केस है ये आपका अच्छे से इंटरप्रेट नहीं हुआ, तो आप हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने फैसले को चैलेंज कर सकते हो दोबारा से। मिलिट्री का रोल बताया गया कि मिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रोल बताया गया कि मिलिट्री का कंट्री में रोल क्या होगा, डिफेंस प्रोवाइड करेगी अपने मुल्क को। अब अमेंडमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमेंडमेंट पूछा नहीं जाता, लेकिन आप एज अ पैराग्राफ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर हम देखें ओवर ईयर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, क्योंकि चैलेंजेस आते गए और हर चैलेंज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस की गई। अब देखो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे चेंजेस इन गवर्नमेंट, पावर डायनामिक, इसके वजह से भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग्स की गई। अब बहुत सारी चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को जो है वो फेस करना पड़े। पाकिस्तान के अंदर ना बहुत बार एक ऐसे टाइम आए जब कंट्री को कंट्रोल मिलिट्री ने इसके ऊपर कंट्रोल किया। तो फिर जब मिलिट्री कंट्रोल कर जाती है तो फिर कुछ देर के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाता है। तो फिर इससे रिलेटेड कंसर्न्स थे कि रूल ऑफ लॉ कहाँ गया, आपकी डेमोक्रेसी कहाँ गई। तो इस वजह से ये सस्पेंशन थी। एक ये चैलेंज पाकिस्तान को ये था। दूसरा था इसका कि आप किस तरह से बैलेंस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, बैलेंस को किस तरह से रखेंगे, किस तरह से डिसाइड करेंगे किस रिसोर्सेज कितने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है मिलेंगे और कितने आपको दूसरी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान आप किस तरह से जो है वो पावर की डिवीजन करोगे। तो ये डिबेट्स इसी तरह चलती रही। माइनॉरिटीज़ को आप किस तरह से राइट्स दोगे, सेकुलर अप्रोच कंटिन्यू रहे। किस तरह से आपने मतलब डिस्कशन की कि पाकिस्तान को इस्लाम के ऊपर डिबेट्स है ना कि पाकिस्तान को इस्लाम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए या फिर एक सेकुलर अप्रोच को जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी। आप अभी मैं पासवर्ड बता देती हूँ, अगर आपने मतलब नहीं ये इस चीज़ को सुनना कि आपने किस तरह से डिवीजन करनी है अपने पेजेस की, तो आप फिर अभी जा सकते हैं 1 2 और आपका 3। ठीक है, ये आपका पासवर्ड है। आप पासवर्ड लगाएं, पीडीएफ फॉर्म में खुल के नोट्स आ जाएंगे, वहां से आप इनको रटना नहीं है यार, मैं फिर से बता रही हूँ, रटना नहीं है आपने, सिर्फ जो हेडिंग्स हैं उनको देख लें, उनको अपनी कॉपी के ऊपर लिखें, आप अपने उसको याद करें। इनको रट सकते हो आप हेडिंग्स को, लेकिन आपने ये मटेरियल रटना नहीं है। इसको याद करने बैठोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे सेकुलर स्टेट क्या होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मैंने आपके क्लियर कर दी हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं चीज़ को कि आपने किस तरह से आपने किस तरह से अपने टॉपिक्स को पेजेस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इंट्रोडक्शन की, अब आप जैसे इसको बड़ी मार्कर से लिखोगे और ये छोटी छोटी मार्कर, बड़ी मार्कर भी यूज़ करें, 605 604 भी यूज़ करें, ब्लैक पॉइंटर भी यूज़ करें, ब्लू पॉइंटर भी यूज़ करें। ठीक है, आप पेंसिल यूज़ करें तो पेंसिल यूज़ करें, ब्लू पॉइंटर यूज़ करें तो ब्लू पॉइंटर, और हर चीज़ को आपने अच्छे से पेपर में लिखना है, ताकि आपकी ज़्यादा अच्छा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नंबर ज़्यादा मिले। अब यहाँ से जब आप लिखेंगे ये आपका एक पेज हो जाएगा, ये आपका दूसरा पेज हो जाएगा बैकग्राउंड। जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे ना, इतने खुले पेज भी नहीं होते हैं, तो ये आपका दूसरा पेज हो जाएगा। और तीसरा ये सेलिएंट फीचर्स हैं।
सेलिएंट फीचर्स आपकी ये 3 से 4 पेजेस में अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिखते लिखते ये आप 3 से 4 पेजेस आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपके फॉर एग्जांपल 3 पेजेस आपने ये लिख लिए हैं, तो आपके 2 पेजेस ये हैं, 5 पेजेस ये हो गए, 6 पेजेस के अंदर आपने ये लिख दिया, 6 पेज के ऊपर, 7 पेज के ऊपर आपने ये लिख लिया, 8 के ऊपर आपने ये लिख लिया और 9 के ऊपर आपने ये लिख लिया। 8 to 9 पेजेस आर इनफ। मैं बार बार कहती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आपका हो जाता है अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, टाइम मैनेजमेंट, और आपको अपना ये पूरा लिखने के अंदर सारा जितना भी आपका मटेरियल लिखते लिखते, तो आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, डिवीजन करनी होती है। लेकिन फिर भी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो 8 to 9, 9 to 10 पेजेस आपके इनफ होते हैं। या फिर अगर आप 6 पेजेस लिख रहे हो, 7 पेजेस लिख रहे हो, फिर भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, आई होप सो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। अब आपने मेरे लिए क्या करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्रिप्शन लेके आएँ इस पे, ये आप मेरे लिए एक एज अ रिवॉर्ड काम कर सकते हैं, ठीक है। बस एक शेयर दबाएं, अच्छा सा कमेंट मेरे लिए एज अ रिवॉर्ड ज़रूर छोड़ें फॉर माई एनकरेजमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि ये चेंजिंग्स आपके लेक्चर में होनी चाहिए, यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ये वीडियोस आपके लिए हैं, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।